हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की जाती है। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, जिसके पतन के बाद ही गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इनका एक अन्य नाम गाजी मलिक भी था। तो गयासुद्दीन का एक अन्य नाम और क्या था दोस्तों? गाजी मलिक। गयासुद्दीन का जो शासनकाल का जो पीरियड रहा है दोस्तों, वो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा है। तो आइए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम तुर्क शासक होते हैं ये तुगलक वंश के राजा। जो जितने भी तुगलक वंश के राजा होते हैं वो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे राज करने वाले अंतिम शासक होते हैं दोस्तों। इसके पहले दो वंशों में हम लोगों ने देखा, खिलजी वंश तथा गुलाम वंश में तुर्क शासकों ने शासन किया है और तुगलक वंश तुर्क शासकों का अंतिम वंश रहता है। तो आइए पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के पद चिन्हों पर ही चलते हैं। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में अस्थाई सेना रखते थे तथा घोड़ा दागने की प्रथा जो चलाई थी, गयासुद्दीन तुगलक उस प्रथा को दोस्तों जारी रखते हैं तथा अपने शासनकाल में घोड़ा दागने की प्रथा चलाते हैं तथा सैनिकों को रखते हैं। बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपने शासनकाल में राजाओं की भूमि, पेंशन में दी गई भूमि, ब्राह्मणों से छीनी गई भूमि, जितनी भी भूमि जो छीन ली गई थी, सभी भूमि को ये वापस कर देते हैं अपने लोकप्रियता को पाने के लिए। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो भूमि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी से ली गई थी वो वापस कर दी जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में ये पहले शासक हुए जिन्होंने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों पहले शासक होते हैं जिन्होंने सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था करवाई। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि नहर सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था करने वाले पहले शासक कौन हुए? तो पहले शासक कौन हुए दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। और इनके बारे में कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान मंगोलों का सबसे ज्यादा बार आक्रमण हुआ है। मंगोल के आक्रमण से गयासुद्दीन तुगलक परेशान हो चुके थे। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के पीरियड में लगभग 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है, लेकिन मंगोलों से ये एक भी बार हारे नहीं हैं और वे बार बार जीत हासिल करने के कारण उन्हें मालिक उल गाजी की उपाधि भी दोस्तों मिली है। बोला जाता है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली के पहाड़ी क्षेत्र में, जो दिल्ली का पहाड़ी क्षेत्र पड़ता था, उस क्षेत्र में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने एक तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था और इसी पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक ही जहां यह शहर बसाया था तुगलकाबाद, उसी तुगलकाबाद के पास ही एक 56 कोट नामक किला का भी निर्माण इन्होंने करवाया था और जिस
किला का निर्माण करवाया था दोस्तों, ये किला रोमन शैली में बनाई गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया तथा वहीं एक 56 कोट नामक किला बनवाया जो कि रोमन शैली में बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक के 2 बेटे हुए। एक बेटा का नाम जुना खां था तथा दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद था, और यही जुना खां आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि 1324 ईस्वी में जब वह बंगाल पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो दिल्ली के पास ही जुना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है। यही उनका बेटा जुना खां जो MBT रहते हैं, जब वो लौट रहे थे बंगाल विजय करके, तब उस लकड़ी के महल में जाकर ठहरते हैं दोस्तों। और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसी लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक तथा उसका छोटा बेटा जो मोहम्मद था उनकी मौत हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद के मौत के बाद कहा जाता है दोस्तों कि उसका जो बेटा रहता है, बड़ा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जुना खां के नाम से भी जाना जाता है, वो तुगलक वंश के अगले शासक बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 ईस्वी में तुगलक वंश की शासन को संभालते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और उन्हें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का ही अन्य नाम था जुना खां, उन्हें जुना खां के नाम से भी जाना जाता था। बोला जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है इनके पिता की, गयासुद्दीन तुगलक की, तो 1325 ईस्वी में ये तुगलक वंश की गद्दी पे बैठते हैं। बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई शासक हुए तो वे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक थे दोस्तों, वो दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे। लेकिन इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि सबसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। इन्हें इतिहासकारों ने कई नामों से संबोधित किया है दोस्तों। उनका अन्य नाम है पगला बादशाह, सनकी बादशाह, स्वप्नशील, रक्त पिपासु तथा विरोधाभासों का मिश्रण। MBT को दोस्तों कई इतिहासकारों ने अन्य नामों से संबोधित किया है। उनके असफल रहने के कारण जिन नामों को हम लोगों ने देखा उन्हें इतिहासकारों ने मूर्ख राजा भी कहा है। दोस्तों ये सब नाम चूंकि उनको असफलताओं के कारण मिली थी, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर कौन कौन से वो कार्य किए जिनमें वो असफल रहे, जिनके कारण उन्हें इन सभी नामों की उपाधि इतिहासकारों द्वारा दी जाती है। तो आइए उनके कार्यों को पढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों कि दोआब का जो क्षेत्र था, दोआब का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, 2 नदियों के बीच की जो भूमि का क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपज होती है, सबसे ज्यादा वो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कर की वृद्धि कर दी जाती है। जब वह अपना शासन संभालता है तो दोआब के क्षेत्र में जितने भी जनता रहते हैं उस क्षेत्र का
कर में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जिस समय वो कर में वृद्धि करते हैं दोस्तों, उसी समय इनके राज्य में भीषण अकाल पड़ता है तथा प्लेग रोग नामक महामारी इनके शासनकाल में आता है। महामारी पड़ने के कारण तथा प्लेग रोग आने के कारण इनकी जनता में त्राही त्राही मच जाती है तथा लोग ये जो कर में वृद्धि करते हैं ये कर दे नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये जो कर में वृद्धि किए थे ये भी करना इनका असफल रहा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि वे कौन से कार्य किए जिसमें वो असफल रहे। कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करके देवगिरी लेकर चले गए थे। देवगिरी को दोस्तों उस समय दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता था। ये देवगिरी अपनी राजधानी इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि जब उनका शासन काल रहता है दोस्तों, तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में सही ढंग से शासन नहीं हो रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचते हैं कि अपनी राजधानी देवगिरी कर लिया जाए, यानी कि दौलताबाद कर लिया जाए और वहां से दक्षिण भारत का शासन अच्छे तरीके से देखा जाए। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी इसलिए भी लेकर जाते हैं क्योंकि उनके शासन कालों में दोस्तों, उनके पहले के ही शासन काल में हम लोगों ने देखा मंगोल का आक्रमण होते रहता है। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी। चूंकि देवगिरी का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो इनका जो पूरा साम्राज्य था उस साम्राज्य के बीच में पड़ता था, इसलिए वो अपनी राजधानी देवगिरी लेकर चले जाते हैं। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जब वह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाते हैं तो दिल्ली में जितने भी जनता रह रही होती है सारों को जितने भी जनता रहते हैं सभी को बोलते हैं ये कि सभी को देवगिरी चलना होगा और सारे जनता सहित वे देवगिरी जाते हैं। इसी कारण वे देवगिरी में बस नहीं पाते हैं और उन्हें फिर दिल्ली वापस लौटकर आना पड़ता है। तो इनका राजधानी हस्तांतरित का जो प्लान था दोस्तों, ये भी असफल रहता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने शासन काल में सांकेतिक मुद्रा में भी बदलाव किया। कहा जाता है दोस्तों कि इनके शासन काल में चांदी और सोने के जो सिक्के चल रहे थे उस सिक्कों को इन्होंने बंद करवाया, सारे को अपने राजस्व खजाना में मिला लेते हैं क्योंकि उसके शासनकाल में उस समय चांदी और सोने की कमी हो जाती है और उसके जगह पर ये तांबे तथा कांस्य के सिक्के जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब वे तांबे और कांस्य के सिक्के जारी करते हैं तो उनके शासनकाल में बहुत सारा नकली पैसा, मतलब सेम टू सेम कह सकते हैं कि जाली पैसा जो है बहुत सारा मात्रा में लोगों के द्वारा बनाया जाने लगता है, जिससे उनका जो बाजार व्यवस्था रहता है दोस्तों उनमें कठिनाइयां आना शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक को वो पैसा फिर से वापस लेना पड़ता है और उसके जगह फिर से चांदी और सोने के सिक्के चलाने पड़ते हैं। तो उनके मुद्रा चलाने की जो रणनीति थी, मुद्रा जो बदलने की रणनीति है दोस्तों, वो भी यहाँ पे असफल हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वे खुरासान अभियान के लिए मध्य एशिया में पड़ता है खुरासान, इस खुरासान पे आक्रमण करने के लिए वे अपने 3,75,000 सैनिकों को लगभग एडवांस में पैसा दे देते हैं।
वे चाहते हैं कि मध्य एशिया का जो खुरासान का जो भाग रहता है उसको युद्ध करके जीत लें और अपने साम्राज्य में मिला लें, जिसके चलते वे लगभग 3,75,000 सैनिकों को एडवांस में ही पैसा दे देते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब वे खुरासान पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां का जो शासक रहते हैं उनसे इनकी संधि हो जाती है और संधि होने के कारण फिर वो उन्हें वहां से लौटकर आना पड़ता है और ये अभियान भी उनका असफल रहता है और उन्हें जो वो सैनिकों को पैसा दिए थे एडवांस में वो भी पैसा इनका चला जाता है। तो यहाँ भी उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ता है। और दोस्तों बोला जाता है कि इन्होंने कृषि विकास के लिए, कृषि को सुधारने के लिए, कृषि व्यवस्था का विकास करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक दीवान ए कोही नामक संस्था की स्थापना करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इस संस्था के तहत जिन आदमियों को वो रखते हैं वो आदमी को बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कि मेरा जो जमीन पड़ता है उस जमीन को जाओ देखो और जो अच्छे किस्म की जमीन है उस जमीन का चयन करो तथा किसानों को बैल दो और उस जमीन पे खेती करने के लिए बोलो और फिर उससे जो प्राप्त होगा धन या अनाज उससे हमारी शासन व्यवस्था में सुधार होगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इन दीवान ए कोही के तहत जो आदमी चुने जाते हैं उन्हें ही खेती के बारे में सही ढंग से पता नहीं होता है और जिसके फलस्वरूप वो जो उपजाऊ भूमि नहीं रहता है उस भूमि को यानी कि बंजर भूमि कह सकते हैं दोस्तों, बंजर भूमि का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण कृषि के विकास का वो जो सपने देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वह भी असफल रहता है। तो इतने सारे जितने भी वो काम करते हैं ये सारे काम असफल होने के कारण ही दोस्तों इतिहासकारों ने उन्हें कई नामों से संबोधित किया है, जिन नामों को हम लोगों ने देखा। उन्हें मूर्ख राजा इतिहासकारों ने इसीलिए कहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने सारे कामों को असफल जब होता है इनके शासनकाल में तो मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं कि हमारे साम्राज्य को ऐसा रोग हो गया है जिसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। अगर हमारे साम्राज्य के वैद्य हमारे साम्राज्य के बुखार की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साम्राज्य को अन्य बीमारी जकड़ लेती है और जब उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो और दूसरा बीमारी जकड़ लेती है। ये कहना मोहम्मद बिन तुगलक का था, क्योंकि जितने भी वे काम कर रहे थे सभी काम में वे असफल हो रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इनके दरबार में एक मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इब्न बतूता जो यात्री थे वे किनके दरबार में भारत आए, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आए थे। और क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे, तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे दोस्तों, वो मोरक्को से आए थे। यही इब्न बतूता दोस्तों अपने यात्रा के दौरान जितने भी यात्रा करते हैं वो उस यात्रा का विवरण एक किताब में करते हैं, जिस किताब का नाम रहता है दोस्तों रेहला, यानी कि रेहला नामक किताब इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, जिसमें उसने अपने यात्रा का वर्णन किया है। बोला जाता है दोस्तों कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार का काजी नियुक्त किया था। काजी का अर्थ होता है दोस्तों न्यायाधीश। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार का काजी नियुक्त करते हैं। बोला जाता है दोस्तों कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी
राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित करते हैं और उसके बाद जब वहां रह नहीं पाते हैं और वापस जब आते हैं तो उस समय दक्षिण भारत का जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में बहुत सारे जो व्यक्ति रहते हैं वो उनके खिलाफ, एक तरह से कह सकते हैं आप कि उनके खिलाफ वो जंग छेड़ देते हैं और उसी समय दो नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य का दोस्तों उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य का जो उदय होता है दोस्तों वो हिंदू साम्राज्य के रूप में उदय होता है, जो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तथा उनके सहयोगियों के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य को आजाद करवाया जाता है तथा बहमनी साम्राज्य का जो उदय होता है दोस्तों यह मुस्लिम साम्राज्य के रूप में उदय होता है। कहा जाता है दोस्तों कि जब ठट्टा के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करने जाते हैं तो वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है और ठट्टा के क्षेत्र में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद एक इतिहासकार रहते हैं बदायूनी, उन्होंने लिखा है कि अंततः राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल ही गई। मतलब दोस्तों कि इतने सारे कामों में असफल होने के कारण जनता भी इनसे उब चुकी थी और यह भी उब चुके थे, इसीलिए बदायूनी लिखते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से तथा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों जब ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनका जो चचेरा भाई रहते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें एफएसटी के नाम से जानते हैं हम लोग, अगला शासक वो बनते हैं। तुगलक वंश के अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक बनते हैं, जो 1351 में दोस्तों 1351 में वो गद्दी पर बैठते हैं। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु होता है उसी समय ठट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं और फिर कहा जाता है कि वो दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाते हैं दिल्ली में आकर के। तो फिरोज शाह तुगलक एक बार तो ठट्टा में करवाते हैं अपना राज्याभिषेक और दूसरा बार दिल्ली में करवाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों और कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। तो वो शासक थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक जब तुगलक वंश के शासक बनते हैं दोस्तों तो उन्होंने भी कई कल्याणकारी कार्य जनता के लिए किया। फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से कल्याणकारी कार्य जनता के लिए किए। कहा जाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इन्होंने इनके शासनकाल के पहले जो 24 कर थी, 24 तरह के जो टैक्स लिए जाते थे सारे कर को इन्होंने समाप्त कर दिया और 24 कर के जगह मात्र 4 नए कर इन्होंने जनता पर लगाए। और वो 4 नए कर कौन थे दोस्तों, आइए उनको हम लोग देखते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने 4 प्रकार के कर लगाए, उस्र, खराज, जजिया और जकात। इन्होंने 4 प्रकार के कौन से कर लगाए दोस्तों, उस्र, खराज, जजिया और जकात। उस्र जो था दोस्तों ये मुसलमानों से वसूला जाने वाला राजस्व कर था। मतलब भूमि पर जो उपज होती थी मुसलमानों को इस पे टैक्स देना होता था, उस कर को हम लोग उस्र कहते थे। और हिंदुओं के द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व कर को खराज के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और ये जजिया और जकात ये जो 2 कर था ये दोनों धार्मिक कर था। जजिया कर जो था दोस्तों वो
हिंदुओं से बसना जाने वाला धार्मिक कर था तथा ज़कात जो था वो मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। कहा जाता है कि ज़कात जो कर था उसके तहत मुसलमानों से कुल संपत्ति का 2.5% कर के रूप में लिया जाता था फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। तो इन्होंने दोस्तों देखा हम लोगों ने, इन्होंने 24 कर को समाप्त करके मात्र 4 नए कर लगाए जो इस प्रकार थे: उस्र, खराज, जजिया और ज़कात। बोला जाता है दोस्तों कि इन्होंने और कई कल्याण के काम किए, जैसे इन्होंने दोस्तों दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना करवाई, जिसके तहत इनके दरबार में लगभग 1,80,000 गुलामों को रखा जाता था। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसे शासक हुए जिनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। तो वो दोस्तों थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में लगभग 1,80,000 गुलाम रहा करते थे। बोला जाता है दोस्तों कि इन्होंने आर्थिक मदद के लिए जो गरीब लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, जो गरीब स्त्रियां थी, जिनके माँ बाप सही तरीका से शादी नहीं कर पाते थे, उनके आर्थिक मदद के लिए इन्होंने दीवान एक खैरात नामक संस्था भी बनवाई। इस संस्था के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर जनता हुई करती थी उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाया जाता था। तथा दोस्तों इन्होंने एक दारुल सफा नाम की खैराती अस्पताल की भी स्थापना करवाई। इस खैराती अस्पताल में गरीब वर्ग के लोग फ्री में जाकर इलाज करवाते थे, यानी कि मुफ्त इलाज यहाँ होता था दारुल सफा अस्पताल में। बोला जाता है दोस्तों कि इन्होंने कई लोक निर्माण कार्य किए, जिसके तहत उन्होंने एक लोक निर्माण विभाग बनाया और लोक निर्माण विभाग के तहत जितने भी अधिकारी थे उसके द्वारा तथा खुद जाकर इन्होंने कई चीजों का निर्माण कराया। किस किस चीज का निर्माण कराया दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने 300 नए नगर की स्थापना करवाई। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 नए नगरों का स्थापना करवाया गया दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 5 बड़े नहर बनवाए और 5 बड़े नहर के साथ साथ सैकड़ों छोटे छोटे नहरें बनवाई, जिससे कि किसानों को सिंचाई व्यवस्था में सुविधा होती थी। इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने कई तालाब तथा कई कुआं भी खुदवाए, जिससे जनता को आसानी हुई। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि इन्होंने 1200 नए फलों के बगीचे लगवाए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1200 बगीचा लगवाया गया, जिसमें कई तरह के फल लगवाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक नया कर लगाया था जिसका नाम था हर्ब ए सर्ब, जो कि सिंचाई कर हुआ करता था। एक नया कर हर्ब ए सर्ब लगाया फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, जो सिंचाई कर हुआ करता था, जिसमें किसानों को कुल उपज का 1/10 भाग फिरोज शाह तुगलक यानी कि राजा को देना होता था। तो हर्ब ए सर्ब कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया दोस्तों, जो एक सिंचाई कर था, जिसके तहत 1/10 भाग धन यह लेता था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई और इस अनुवाद विभाग के तहत दोस्तों उन्होंने कई किताबों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। कहा जाता है दोस्तों कि जितने भी बुक हुआ करते थे जो उन्हें अच्छे लगते थे, उस बुक को इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और जिस
विभाग के तहत वो अनुवाद करवाया, उस विभाग का नाम उन्होंने अनुवाद विभाग रखा। तथा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कई कल्याणकारी काम किए। उसके बाद कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। और अंत में दोस्तों कहा जाता है कि तुगलक वंश में ही 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है दोस्तों। और जिस समय तैमूर का आक्रमण होता है उस समय तुगलक वंश के राजा रहते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक। जिस समय तैमूर का आक्रमण होता है दोस्तों उस समय तुगलक वंश के राजा कौन होते हैं? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और तैमूर के आक्रमण में ही दोस्तों कहा जाता है कि तुगलक वंश को पूरा तहस नहस कर दिया जाता है और मात्र छोटा सा क्षेत्र बच जाता है, जिसमें लास्ट में नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो हैं जिस पर राज करते हैं। और नसरुद्दीन महमूद तुगलक ही तुगलक वंश का अंतिम शासक रहते हैं। और कहा जाता है कि जो तैमूर आक्रमण किए थे वो अपना सेनापति खिज्र खां को यहाँ के लाहौर का जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में छोड़ के जाते हैं। और बाद में खिज्र खां के द्वारा फिर नए वंश की स्थापना की जाती है, जिस वंश का नाम होता है दोस्तों सैयद वंश। तो उस वंश के बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले तो 2-3 तरह का आता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। पहले तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। तथा तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में भी कभी कभी पूछता है। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमने ऑब्जेक्टिव के थ्रू चीजों को समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। फिर हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में सैयद वंश के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।